गुड मॉर्निंग बच्चों आज अपन पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये क्या होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। तो जो प्राथमिक व्यवसाय है इसको हम आदिम अर्थव्यवस्था या प्रारंभिक व्यवसाय या आरंभिक व्यवसाय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मानवीय भरण पोषण से संबंधित मानव की आरंभिक क्रियाओं से संबंध रखते हैं। और जो प्राथमिक व्यवसाय हैं इनको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है एकत्रीकरण तथा आखेट, पशुचारण, वन उद्योग, आदिम ढंग का मत्स्य उद्योग, कृषि और आदिमकालीन ढंग से खनन कार्य। तो पहला आता है इसमें एकत्रीकरण। एकत्रीकरण के अंतर्गत हम एकत्रीकरण और आखेट दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एकत्रीकरण क्या है? अगर हम प्राचीन समय में देखें तो जीवन निर्वाह का जो साधन थे वो एकत्रीकरण ही थे। इनके ऊपर ही मानव निर्भर था। जंगलों से भोजन एकत्रित करता था या आखेट कर लेता था। उनमें जंगली फल फूल, कंदमूल और जंगली जंतु। उसके पास हथियार नहीं थे तो पत्थर, लकड़ी, हड्डी, इनसे वो हथियार बना लेते थे। वृक्षों की छाल, बड़ी चौड़ी पत्तियां और पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढक लेते थे। और जो भी फल फूल और जीव जंतु मिल जाते थे उनसे उनका भोजन हो पाता था। मानव अपनी सभ्यता के आरंभिक युग में गुफाओं में रहता था या जंगलों में घूमकर भोजन एकत्रित करके और वहीं पर जंगली जो लकड़ियां हैं उनसे या पत्तियों से अपना घर बना लेता था। पहले तो वो कच्चा मांस खाता था, धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा और मांस को भून कर खाने लगा। अब आता है कि एकत्रीकरण क्या है। एकत्रीकरण का मतलब होता है किसी सामान को इकट्ठा करना। तो जो वन के जो पदार्थों को वो एकत्रित करने की जो क्रिया थी वो 2 प्रकार की थी। एक तो जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करना और एक व्यापार के लिए एकत्रित करना। 2 तरह का एकत्रीकरण था। जीवन निर्वाह के लिए एकत्रीकरण उन प्रदेशों में होता था जिनमें विज्ञान तकनीकी अविकसित दशा में थे। विज्ञान का विकास नहीं था। आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये क्षेत्र पिछड़े हुए थे। और व्यापार के लिए एकत्रित उन प्रदेशों में होता था जहां विज्ञान और तकनीकी का विकास अच्छे से संभव था। अब आता है कि जीवन निर्वाह के लिए जो एकत्रीकरण है इसमें कौन कौन से पदार्थों को 5 पदार्थ थे। भोजन के लिए फल फूल, जंगली शहद, कंदमूल, वस्त्रों के लिए वृक्षों की छाल, पत्तियां और घास, निवास के लिए या झोपड़ी या घर बनाने के लिए बांस, वृक्षों की शाखाएं, पत्तियां, लकड़ी और घास फूस एकत्रित करना, घरेलू आवश्यकता के लिए जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी को एकत्रित करना, और 5वां था घाव इत्यादि लगने पर शरीर जो शारीरिक जो चोट लगती थी, घाव होते थे, उस पर बांधने के लिए जंगली जड़ी बूटियों को एकत्रित करना। ये तो थे उनके जीवन निर्वाह के लिए। दूसरा था व्यापार के लिए कौन कौन सी कैसे एकत्रित करते थे। तो इसमें वृक्षों और पौधों के विभिन्न अंग जैसे जड़ है, पत्तियां हैं, छाल है, फल है, फूल है, तो इस आधार पर ये वनों से एकत्रित, इन चीज़ों को कहाँ से एकत्रित करते थे? वनों से। तो इस आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया, उष्णकटिबंधीय वन और उपोष्ण तथा समशीतोष्ण वन। दोनों अलग अलग थे। इन दोनों प्रकार के वनों से वो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का एकत्रीकरण करते थे। जैसे पहला आता है
उष्णकटिबंधीय वनों का एकत्रीकरण। तो इसके अंतर्गत वो उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत वो क्या इकट्ठा करते थे, जैसे फल है, गोंद और लाख है, चर्म जो चमड़ा शोधन के पदार्थ हैं, पत्तियां हैं, रबर है, गिरीदार फल हैं जिनसे कि तेल निकालते थे, औषधियां हैं, भोजन के लिए मसाले हैं, और कपड़े आदि बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, रस्सियां बनाने के लिए रेशे वाले पदार्थ, ये तो करते थे उष्णकटिबंधीय वनों से ये एकत्रित। समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय वनों से ये चमड़ा शोधक पदार्थ, तारपीन, ऐसे पदार्थों का ये एकत्रीकरण करते थे। फिर आता है आखेट। आखेट करने में ये मछली पकड़ना और जानवरों का दोनों ही, इसमें थल पर निवास करने वाले जीव जंतु और जल में निवास करने वाले जीव जंतु दोनों का ही ये आखेट करते थे। और आखेट प्रायः उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता था जहाँ पर वातावरण कृषि के अनुकूल नहीं है या अत्यंत कम अनुकूल है। जिन क्षेत्रों में कृषि की दशाएं अनुकूल होती थी वहाँ पर आखेट कम मात्रा में होता था। इन क्षेत्रों के जो निवासी थे वो अपने अन्य कार्यों के साथ आखेट भी कर लेते थे। आखेट करने वाले जो मानव वर्ग था वो प्रायः एकत्रीकरण करने वाले, मछली पकड़ने वाले, पशुचारक और अस्थायी कृषक होते थे। अगर हम विश्व में आखेटक प्रदेशों को देखें तो जनसंख्या का वितरण हमें बहुत कम दिखाई देता है। जहाँ पर ये आखेटक थे 2 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था, जैसे कि टुंड्रा है, कनाडा है, साइबेरिया है, सदाबहार वन जहाँ मिलते हैं, टैगा के लोग हैं। ये मुख्य रूप से आखेट करना या मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय था। तो अगर हम पृथ्वी पर आखेटक लोगों के प्रमुख क्षेत्र देखें तो 9 क्षेत्र हैं। पहला है कनाडा के टुंड्रा और टैगा प्रदेश की एस्किमो जाति और अलास्का अमेरिकन इंडियन आदिम जनजाति। दूसरा है साइबेरिया की उत्तरी पेटी में निवास करने वाले सेमोइड, तुंगू, याकुत, चकची आदि। तीसरा है अर्जेंटीना और चिली के धुर दक्षिण में रहने वाली जातियाँ, अमेजन बेसिन की आदिम जातियाँ, अफ्रीका के विश्वतरेखी उष्ण आर्द्र वनों में कांगो बेसिन में निवास करने वाले पिग्मी लोग, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल की आदिम जनजाति बुशमैन, मलाया के वनों में रहने वाले सेमांगा और सकाई लोग, बोर्नियो की पुनान आदिम जाति और न्यू गिनी के पापुआन लोग, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियाँ। ये कुछ जो जनजातियाँ थी जो प्रमुख रूप से आखेट करती थी और ये आखेट करके ही अपना घुमक्कड़ इनका जीवन था और आखेट के ऊपर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। और आखेट करने के लिए जंतुओं का ये उपयोग करते थे। क्या करते थे कि जलवायु और वनस्पति की भिन्नताओं के कारण प्रत्येक प्रदेश के जो आखेट के जंतु दूसरे प्रदेशों से भिन्न होते थे। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ये जंतुओं का जो मांस था वो भोजन के लिए, इनकी खाल वस्त्र बनाने के लिए या तंबू बनाने के लिए, नाव मढ़ने के लिए इनका उपयोग करते थे। हड्डियों का जो उपयोग था वो औजार बनाने के लिए, और इनके जो मुलायम बाल थे
समूर जिसको बोलते हैं या फर बोलते हैं, उनसे ये अपने वस्त्र बनाते थे। क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है, बर्फ़ जमी होती थी, उन क्षेत्रों में ये इन पूरा जो भी जंतु जिसका ये शिकार करते थे उसका हर चीज़ का ये उपयोग कर लेते थे। तो इस प्रकार से ये आखेट करते थे। फिर आता है पशुचारण। घास के मैदान और मरुस्थलों में जो पशुचारक थे अपने पशुओं के झुंडों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में घूमते रहते थे। जहाँ चारा मिल जाता था वहाँ रुक जाते थे और फिर जब ख़त्म हो जाता था तो दूसरे जहाँ पर चरागाह थे वहाँ पर चले जाते थे। शताब्दियों से इसी पेशे में लगे रहने के कारण इनको पशुचारक कहा गया। ये लोग पशुओं से भोजन के लिए दूध और मांस प्राप्त कर लेते थे। वस्त्रों और तंबू के लिए ऊन तथा बाल प्राप्त हो जाती थी और अन्य कार्यों के लिए खाल भी ये काम में लेते थे। इसके अलावा थोड़ी मात्रा में आखेट तथा जंगली फल एकत्रित करके ये अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। बर्तन प्रायः इनके लकड़ी के या खाल के बने होते थे। ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, तो इनका जीवन बड़ा कठोर था। इन लोगों में वीरता, निर्भयता आदि गुण विकसित थे। बाद में ये जो मानव वर्ग था वो अपने समीपवर्ती प्रदेशों में कृषि कार्य द्वारा स्थायी जीवन व्यतीत करने वाला जो मानव वर्ग था उन पर भी आक्रमण कर देते थे और उनको लूट ले जाते थे। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो मध्य एशिया की जो घुमक्कड़ जनजातियां हैं वो इसका एक उदाहरण है। ये अपने जो पड़ोसी प्रदेश से उनसे व्यापार भी करते थे। ये क्या करते थे, अपने पशुओं से प्राप्त ऊन खाल उनको दे देते थे और उनके बदले में अनाज है, वस्त्र है, औजार खरीद लेते थे। अब आता है पशुचारण के क्षेत्र कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो पशुचारण के लिए प्रमुख हैं। पशुचारण मुख्य रूप से उन प्रदेशों में होता है जो कृषि फसलों के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं, जहाँ पर कृषि की फसल नहीं होती और जहाँ वन भी नहीं होते हैं, घास स्थल होते हैं या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल जिसमें सवाना है, लानोज है, कंपोज है, क्वींसलैंड। दूसरा है पश्चिमी अफ्रीका में मोरिटानिया से लेकर सहारा मरुस्थल, यहाँ पर अरब पशुचारक वर्ग रहता है। तीसरा है समशीतोष्ण घास स्थल, ये यूरोप और एशिया के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका के पंपाज और दक्षिणी अमेरिका के बेल्ट्स, दक्षिणी और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स नामक घास स्थलों में इस प्रकार का पशुचारण देखने को मिलता है। चौथा है यूरोप और एशिया के उत्तरी भागों में आर्कटिक महासागर का तटवर्ती क्षेत्र और टुंड्रा में बहुत से मानव वर्ग रेंडियर नामक बारहसंगा पशुओं के चारक हैं। इनमें स्वीडन और फिनलैंड के लैप्स और पूर्वीय सोवियत संघ में साइबेरिया के समोइड जो जाति है वो इसके अंतर्गत आती है। पांचवा है पर्वतीय क्षेत्रों के घास स्थल, इसमें हमारा हिमालय है, आल्प्स है, रॉकीज है, एंडीज है, ये आ जाते हैं। अगर हम पशुचारण व्यवसाय को विश्व में देखें तो विभिन्न प्रदेशों में विषुवत रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त तक हमें दिखाई देता है। इसमें वातावरण के अनुसार पशुओं का चारण और पालन किया जाता है। जैसे कि अफ्रीका का जो पठार पर मसाई जात के लोग सींग वाले पशु गाय और भेड़ पालते हैं, इनका मांस खाया जाता है और दूध से बने पदार्थ भी इनके भोजन में
शामिल होते हैं। अरब मरुस्थल में बद्दू लोग ऊंट पालते हैं। ऊँटनी का दूध भोजन में प्रयुक्त होता है। कभी कभी महीनों तक केवल ऊँटनी के दूध पर ही इनका जीवन निर्भर रहता है। ऊँट के बालों को कंबल बुनने और रस्सा बनाने के काम में लेते हैं। इसकी खाल से सामान रखने के लिए थैले बोतलें बना लेते हैं। सवारी के काम आ जाता है। ये लोग घोड़े भी पाल लेते हैं और अपने वस्त्र यात्री सौदागरों से ये खरीद लेते हैं। ऊन और खाल के भी ये वस्त्र, टोपे, जूते आदि बनाते हैं और अनाज ये बाहर से खरीद लेते हैं। तो ये पशुचारण था। अब आता है आदिम कालीन कृषि। 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय जो भूमि है उस पर आदिम ढंग से कृषि की जाती थी, जिसको निर्वाह कृषि कहा जाता था। अधिक गर्मी और अधिक वर्षा के द्वारा फसलों की जो उत्पत्ति थी वो तीव्रता से होती थी। इन क्षेत्रों में उत्पन्न की जाने वाली फसलों में मुख्य रूप से शकरकंद, ज्वार, बाजरा, केला आदि प्रमुख थे। यहाँ के निवासी केवल उतनी ही भूमि पर खेती करते थे जिससे उनका परिवार जीवित रह सके या उनको भोज्य पदार्थ मिल जाए। बचत के लिए कोई उत्पादन नहीं करते थे, सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते थे। जीवन निर्वाह कृषि के लिए आदिमकालीन कृषि के लिए भी कुछ क्षेत्र विकसित थे, जैसे दक्षिणी अमेरिका में अमेजन का बेसिन, अफ्रीका में कांगो बेसिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया में सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और म्यांमार। इस प्रकार की कृषि में अलग अलग प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती थी, जैसे मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अन्न फसल में मक्का, अफ्रीका में बाजरा और ज्वार, दक्षिणी पूर्वी एशिया में पहाड़ी चावल पैदा किया जाता था। तो जीवन निर्वाह कृषि के दो उपभेद, स्थानांतरित कृषि और स्थायी आदिमकालीन कृषि। स्थानांतरित कृषि होती है कि एक स्थान पर कुछ समय रहे और वहाँ पर जंगलों को साफ किया और जो उनके औजार थे उनसे उस क्षेत्र की थोड़ी बहुत खुदाई करके और उसमें बीज बिखेर देते थे। 2-3 साल तक उसमें कृषि करते थे, फिर उसमें खाद का प्रयोग नहीं करते थे, पानी की कमी थी तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे। स्थायी आदिमकालीन कृषि के अंतर्गत स्थानांतरण जो शील कृषि को यदि हम स्थायित्व प्रदान कर दें तो स्थायी कृषि हो जाती थी। तो इस प्रकार से जो प्राचीन समय में मानव अपना जीवन निर्वाह इन्हीं उसके आधार पर करता था। इन परिवर्तनों के बावजूद भी आदिम प्रकार की व्यवस्था कृषि व्यवस्था है जिसमें रूढ़वादिता के साथ कार्य किया जाता है। अब तो धीरे धीरे उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होता गया, स्थानांतरित कृषि समाप्त होती गई और स्थायी कृषि ने, पहले जीवन निर्वाह कृषि की जाती थी और आजकल सबसिस्टेंस कृषि की जाती है, जिसको कहते हैं एक खेत में अधिक फसल का उत्पादन करना। तो बच्चों ये थे प्राथमिक व्यवसाय के एकत्रीकरण, पशुचारण, वन से संबंधित और आदिमकालीन कृषि। कल अपन पढ़ेंगे आदिमकालीन मत्स्य उद्योग कि प्राचीन समय में किस प्रकार से मानव मछली पकड़ने का कार्य करता था और उसके ऊपर अपना जीवन यापन करता था। थैंक यू।